आज इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 3300 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, लेकिन इसी बॉर्डर के बीच एक जगह है जो दोनों मुल्कों को जोड़ती है। इस जगह का नाम है वाघा अटारी बॉर्डर। ये वही जगह है जहाँ हर शाम सूरज ढलने से पहले एक लोहे का दरवाजा खुलता है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से बीएसएफ का एक जवान और पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान रेंजर का एक जवान परेड करते हुए आता है। दोनों आमने सामने आते हैं, हाथ मिलाते हैं, सिर के बराबर तक दोनों ही जवान पैर उठाते हैं और जिसका पैर ज्यादा ऊपर तक जाता है उसे ज्यादा ताकतवर माना जाता है। इतना ही नहीं, खूब तेज आवाज में दोनों जवान चिल्लाते हैं जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। दोनों ही तरफ की भीड़ अपने अपने देश के लिए नारे लगाती है। हर दिन यहाँ ऐसी महफिल बन जाती है कि अमृतसर जाने वाले हर टूरिस्ट के लिए ये मस्ट विजिट प्लेस है। जब देश दो हिस्सों में बट गया तो कई दोस्त भी बिछड़ गए। ऐसे ही दो दोस्त हुए जिन्होंने इस बंटवारे की दीवार में वाघा बॉर्डर नाम का एक दरवाजा बना डाला। इंडिया जब आजाद हुआ तब दो तरह के इमोशंस हमारे देश में थे। पहले इस बात की खुशी थी हम 200 साल बाद आजाद होने वाले, और दूसरा हमारे देश के पार्टीशन का गम। जिन्ना अपने लिए अलग देश की डिमांड कर चुके थे। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया, लेकिन इसके साथ ही भारत की जमीन से पाकिस्तान नाम का एक नया देश निकाला गया। लेकिन ये बंटवारा सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, ये था कौमों का बंटवारा। इसके अलावा रिजर्व बैंक के तहखाने में पड़ी सोने की ईंटों का बंटवारा। अगर भारत पाकिस्तान के बंटवारे की बात करें तो ह्यूमन हिस्ट्री में ये अब तक की सबसे बड़ी ट्रेजेडीज में से एक है। सिरिल रेडक्लिफ ने विभाजन की रेखा खींची थी। उनके लिए ये कर पाना आसान नहीं था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो पहले भारत कभी आए ही नहीं थे। इतना ही नहीं, उन्हें देश की ज्योग्राफी के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी और न ही उन्हें भारत की महान संस्कृति के बारे में कुछ भी पता था। सबसे बड़ी बात यह है कि इतने बड़े देश का बंटवारा करने के लिए उन्हें सिर्फ 1 महीना दिया गया था। सीनियर जर्नलिस्ट कुलदीप नैयर ने 5 अक्टूबर 1971 को लंदन में रेडक्लिफ से एक मीटिंग की। इस बातचीत में रेडक्लिफ ने बताया था कि वो पहले लाहौर को भारत का हिस्सा बनाने वाला था। उस समय ज्यादातर हिंदुओं को ऐसा ही लग रहा था कि भारत का कलकत्ता पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बनने वाला है। जिन्ना की भी यही सोच थी, लेकिन रेडक्लिफ ने कोलकाता को इंडिया के हिस्से में दे दिया। जब उनसे इसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि उनके दिमाग में आया कि उन्हें पाकिस्तान को राजधानी के लिए कोई बड़ा शहर देना चाहिए। उनके पास इतना कम टाइम था कि जल्दबाजी में उन्होंने ये सारे फैसले लिए और अंत में लाहौर पाकिस्तान के हिस्से में आ गया। एक बात और थी कि रेडक्लिफ को इसका बहुत अफसोस था कि उसने बंटवारे की ऐसी रूपरेखा बनाई। उनके पास ना ही सही मैप्स थे, ना ही पूरी जानकारी। उनके पास गांव, जिले या शहर किसी की भी प्रॉपर जानकारी नहीं थी। उनके पास मैक्सिमम 1.5 महीने का टाइम था। उन्होंने कई बार ऐसा कहा है कि वो मजबूर थे और इसके लिए वो माउंटबेटन को जिम्मेदार बताते हैं। जब देश आजाद हुआ तो किसी को पता नहीं था कि कौन सा हिस्सा कहाँ जाने वाला है। जब 17 अगस्त को बंटवारे का नक्शा खुला तो मिनटों में ही न जाने कितने लोग अपनी ही जमीन से कहीं और चले जाने को मजबूर हो गए। इंडिया टुडे की रिपोर्ट माने तो पूर्वी पंजाब से 65 लाख मुसलमान पाकिस्तान गए थे और पश्चिमी पंजाब से 47 लाख हिंदू और सिख भारत आए थे। इतने लाखों लोग का आना जाना इतनी आसानी से नहीं हुआ था। दंगे हुए, न जाने कितने लोग मारे गए और न जाने कितनों का परिवार तक खत्म हो गया। हालात ऐसे हो गए थे उस समय में महात्मा गांधी और सरदार पटेल जैसे नेताओं को पंजाब के कई हिस्सों में जमीन पर आकर लोगों से शांत रहने की अपील करनी पड़ी। कुछ महीनों तक बॉर्डर पर लोगों का आना जाना लगा रहा। बाद में भारत की 123 इन्फेंट्री ब्रिगेड को अमृतसर के पास बॉर्डर की देखरेख की जिम्मेदारी मिली। इसको लीड कर रहे थे ब्रिगेडियर मोहिंदर सिंह चोपड़ा। उनके पास सिर्फ बॉर्डर की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि उन्हें खराब हो चुके माहौल से भी डील करना था। चोपड़ा को वहाँ पर ड्यूटी पर लगाना एक प्लान का हिस्सा था, क्योंकि उनका जन्म अमृतसर में ही 1907 में हुआ था और वो 1928 में सेना में कमीशन हुए थे। उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम इराक और बर्मा में सेवाएं दी थी। उन्हें पहले असम में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी भी मिल चुकी थी। उनके पास इतना एक्सपीरियंस था, इसलिए सैन्य लीडरशिप को ऐसा लगा कि उनसे बेहतर ये काम कोई भी नहीं कर सकता। 1947 अ सोल्जर्स स्टोरी फ्रॉम रिकॉर्ड ऑफ मेजर जनरल मोहिंदर सिंह चोपड़ा में इस समय से जुड़े सभी किस्से मिलते हैं। इस किताब में उन्होंने बताया है कि कैसे वाघा अटारी बॉर्डर पोस्ट की नींव पड़ी। चोपड़ा बताते हैं कि उनकी तरह ही बॉर्डर के दूसरी तरफ पाकिस्तान सेना के ऑफिसर नजीर अहमद को बॉर्डर की देखरेख का काम मिला था। दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। इन दोनों ने साथ में 13 रॉयल फ्रंटियर फोर्स राइफल फॉर्मेशन में साथ में काम किया था। जब बंटवारा हुआ तो दोनों दोस्त अलग हो गए, लेकिन पंजाब में बॉर्डर बनाने के काम में दोनों एक दूसरे के साथ। 11 अक्टूबर 1947 को दोनों देशों ने अपने अपने हिस्से में टेम्पररी चेक पोस्ट बना दिए, जिसे बाद में वाघा चेक पोस्ट के नाम से जाना जाने लगा। बॉर्डर के आसपास दोनों ही तरफ
टेंट और पहरेदारों के लिए रुकने की व्यवस्था भी की गई थी। वैसे आज भले ही आप वाघा बॉर्डर को वहाँ होने वाली सेरेमनी के लिए जानते हैं, लेकिन इसके साथ ही इसी रास्ते से ट्रेड किया जाने वाला ज्यादातर सामान गुजरता था। समय के साथ इस बॉर्डर पर और भी काम हुआ। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की बात करें तो इसकी सुरक्षा पाकिस्तान रेंजर करते हैं। वैसे आजादी के बाद से ही इस जगह को वाघा बॉर्डर के नाम से जाना जाता है, लेकिन कुछ सालों में भारत सरकार को एहसास हुआ वाघा तो इंडिया में है ही नहीं, ये तो बॉर्डर से 1 किलोमीटर दूर पाकिस्तान में है और भारत की तरफ जो हिस्सा है उसका नाम अटारी है। इसीलिए सितंबर 2007 में इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इसका नाम बदलकर अटारी बॉर्डर रख दिया था। वो बात अलग है कि आम बोलचाल में आज भी इसे वाघा बॉर्डर कहा जाता है, जहां रोज शाम दोनों तरफ लोगों का मजमा लगता है। और ये उन्हीं दो फौजी दोस्तों की बदौलत हो पाया है कि आज ये बॉर्डर दुश्मनी नहीं बल्कि दोस्ती का प्रतीक है।